किया गया उसमें 1919 में ये बोला गया, तो सॉरी सी बात थी 1929 में 10 साल बाद का प्रावधान था कि 10 साल बाद हम ऐसा सोचेंगे कि अब भारतीयों के अधिकार क्षेत्रों में कितनी वृद्धि करनी है और नहीं। लेकिन बीच में ही 2 साल पहले ही 1927 में एक कमीशन का गठन कर दिया गया, उसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। और जो साइमन कमीशन था उसमें 7 सदस्य थे और ये सातों के साथ अंग्रेज थे। अब साइमन कमीशन में जो अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन, जो अध्यक्ष के रूप में भेजे गए। इसके अलावा दूसरे सदस्य थे इसमें क्लीमेंट एटली जो शामिल किए गए, फिर थे हैरी लेवी लॉशन करकर एक व्यक्ति, इसके अलावा एक सदस्य थे एडवर्ड कोडेगन, इसके अलावा वॉर्नर हॉस्टन, जॉर्ज लाइन फॉक्स और इसके अलावा डोनाल्ड हावर्ड। ऐसे 7 व्यक्तियों के सहित में एक साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया। क्वेश्चन बार-बार ये आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ध्यान रखना गठन अगर पूछे तो 1927 और भारत कब पहुंचा तो 1928। अब ये सातों के 7 सदस्य का विरोध करने के लिए एक व्यक्ति हुए खलीकुज्जमा, गुब्बारों पर लिखकर भेजा साइमन गो बैक, मतलब साइमन कमीशन आप वापस जाइए। इस बात को लेकर कई बार विरोध भी हुआ। अंततः साइमन कमीशन ने अपना काम किया और 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी और 30 में इन्होंने द्वैध शासन से लेकर हर प्रणाली को भारत में कितना शासन व्यवस्था में क्या क्या बदलाव किया जाए ये सारी चीजें देती। लेकिन अंततः इस समय साइमन कमीशन का जब भारतीय विरोध कर रहे थे तो प्रत्येक नेता विरोध करने लगे। भारत में एक काम बहुत अच्छा होता है विरोध, ठीक, विरोध और आलोचना बहुत तेजी से कर रही थी। तो एक व्यक्ति थे इस समय भारत सचिव बर्टन हेड। बर्टन हेड ने 1928 में ये कहा कि एक काम कीजिए, अगर हर भारतीय को नैतिक विकास से कोई दिक्कत समस्या है तो आप खुद एक ऐसा कानून बनाकर दे दो जिससे किसी भी भारतीय को कोई समस्या ना हो। जितने राजनेता थे सारे बिल में घुस गए, कोई राजनेता ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। अंततः फिर एक व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी एक परिषद में और सदस्यों को शामिल किया और अंततः इसमें 10 सदस्य अन्य शामिल किए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम, इसके अलावा सोआब कुरैशी, आने जयकर प्रधान, मंगल सिंह, इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू और एम.एन. जोशी, ऐसे 10 अन्य सदस्यों सहित एक व्यवस्था बर्टन हेड की जो चैलेंज को स्वीकार किया और 10 अगस्त 1928 को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, उसको जाना जाता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से। नेहरू रिपोर्ट जब सौंपी गई तो इस समय एक समस्या हुई कि 29 मार्च इसके विरोध में 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी। ये कहने लगे कि अगर आपने 14 सूत्री मांगे स्वीकार करे तो हम हो जाएंगे, और उस समय की स्थिति में 14 सूत्री मांगे स्वीकार करना कहीं ना कहीं दुखदायी थी। अंततः इस समस्या से निपटने का प्रयास ये किया गया कि ये अस्वीकार कर दी गई 14। अब बर्टन हेड महोदय ने तो पहले ही कहा था कि भारतीय गतिरोध को तभी सुलझाया जा सकता है जब भारतीय चाहिए। अंततः ऐसी स्थिति में अब भारतीयों के साथ दुविधा हुई गई और भारतीयों ने अंततः ये कहा कि भैया आप तो उचित लगे करो। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम ऐसी जो चीजें, जो विरोध की चीजें चल रही, इसको सुधारने के लिए हम इतना कर सकते हैं कि आपके लिए हम जो सम्मेलन है इस रिपोर्ट को सुलझाने के लिए 3 सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। और ब्रिटेन में 3 गोल्ड में सम्मेलन इस भारतीय गतिरोध को सुलझाने के लिए किए गए 31-32 में। सेकंड में कांग्रेस ने भाग लिया, इसके अलावा किसी ने भाग नहीं लिया। गांधी जी भी सेकंड में शामिल भी हुए, लेकिन अंततः तीनों गोल्ड में सम्मेलन से किसी को कुछ नहीं हुआ। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को संघ बनाना था। ब्रिटिश सरकार की संघ की नीति थी। ब्रिटिश सरकार ने अंततः 1933 में एक श्वेत पत्र का
एक प्रस्तुत किया कि हम एक श्वेत पत्र, यहाँ की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पत्र माना जाता है, उस श्वेत पत्र के हिसाब से ये कह दिया 1933 में कि अब हम एक संविधान बना सकते हैं। कहाँ का? हम बेस बनाकर चलेंगे नेहरू रिपोर्ट को, और बेस बनाकर चलेंगे जनगणना की 14 नौ, लेकिन बनाएंगे हम मौलिक हमारा ही है, हम इसमें किसी भी तरीके की कोई चीज शामिल नहीं करेंगे। अंततः हुआ ये कि 4 अगस्त 1935 के दिन भारत में ब्रिटेन की तरफ से एक संविधान लागू किया गया। ये आजादी के बाद तक, 1935 का अधिनियम संवैधानिक रूप से जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया तब तक हमारा पथ प्रदर्शक बना रहा, इसकी जो विधियां थी वो हमारे उसमें बनी रही। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1935 का अधिनियम ही एक आया, और उस 1935 के अधिनियम में बहुत से आमूलचूल परिवर्तन करने के बाद हमारे देश में एक तरीके से एक प्रशासनिक अंग की शुरुआत हुई। अगला हम आते हैं 1935 के अधिनियम और उसके प्रावधान। 1935 का अधिनियम अपने आप में एक संविधान का प्रारूप रखता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इसको संवैधानिक रूप दिया ही था। 1935 का एक्ट, 1935 के अधिनियम में 321 आर्टिकल, 14 भाग थे। 14 भागों में और 10 अनुसूची में हमने पूरे एक संविधान को बांट दिया। जब हम आजाद हुए तो 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूची, बाद में हमने जोड़ दी अनुसूची। तो कुछ एक ये कहा जाता है कि कुछ एक हमने इसी से स्वीकार कर ली थी, जो भी चीजें थी। इसमें क्या हुआ कि इसमें ये कह दिया गया था कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। अखिल भारतीय संघ बनेगा, और इनके संघ का जो स्वरूप होगा उसमें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, ठीक, देशी रियासत, देशी रियासतों से स्पेशल रिक्वेस्ट करेगी थी कि आप शामिल हैं, हम आपके अधिकार नहीं छीनेंगे, और जो चीफ कमिश्नरी थी 4 जगह पर, उन 4 चीफ कमिश्नरी को भी शामिल किया। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान, ऐसी 4 जगह पर चीफ कमिश्नरी थी, उनको भी कहा गया। और 2 जगह चीफ कमिश्नरी के नाम भी आते हैं, लेकिन अंततः 4 ही थी, कहीं कहीं 6 मिल जाता है। इस चीफ कमिश्नरी को शामिल करने के बाद अब जो परिवर्तन आए वो 1935 में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिए गए। जो प्रशासनिक विषय थे, उन प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में केंद्र में बांटा गया। मतलब प्रांत में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, प्रांत की द्वैध शासन, इस प्रणाली को प्रांत से समाप्त कर कहां लागू कर देंगे? केंद्र। तो केंद्र में विषय कैसे बटे? आरक्षित और हस्तांतरित। और प्रांतों में जो व्यवस्था लागू करी गई, मतलब केंद्र में कौन सी हो गई? द्वैध शासन, प्रांत से स्वायत्तता दे दी गई कि अब प्रांत में स्वायत्त मंत्री होंगे, उसमें कोई द्वैध शासन नहीं होगा, जो जीता अगला चुनाव, तो चुनाव जीतकर जो आएगा उसके आधार पर होगा, ठीक। तो इसमें ये कह दिया गया कि जो स्टेट में व्यवस्था होगी वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था आएगी प्रांत। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान कर दिया गया। अब यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था मतलब अलग अलग प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। कुछ प्रांत उसी समय बने हुए थे, कुछ प्रांत में उसी समय स्वीकार लेंगे, कुछ प्रांत में बाद में स्वीकार लेंगे। तो 6 प्रांत, इस समय टोटल प्रांत की संख्या थी 11, जिसमें से 6 प्रांत ऐसे थे जिन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था को अपना चुके थे, और 5 प्रांत ऐसे थे जिन्होंने नहीं अपनाया। तो जो 6 थे इन्हीं को पूछता भी है, ये 6 कौन थे? अमूमन लोग लगा देते कि सारे राज्यों में ये लागू होगी, ये आगे चलकर राज्य बनेंगे तब लागू होती। तो 6 प्रांतों में बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, ये तो पहले से बने हुए प्रांत थे। संयुक्त प्रांत राष्ट्र,
ये 6 प्रांतों में ये व्यवस्था लागू हुई द्विसत्ता। और बाद में जिन जिन राज्यों को लगा उन राज्यों ने कहा था कि अगली साल तक हम भी हमारे यहाँ पर लागू कर लेंगे। 1935 में प्रावधान 6 ने स्वीकार किया, लेकिन बाद में सभी राज्यों ने धीरे धीरे इसको स्वीकारते हुए द्विसत्तात्मक व्यवस्था को अपना लिया था। और ये भी कहा गया था कि इस द्विसत्तात्मक व्यवस्था में पहली बार राज्य में चुनाव की व्यवस्था करी, इससे पहले तो चुनाव होते ही नहीं। पहली बार केंद्र में चुनाव कब हुए? 1919 के अंदर, 1920। अब प्रांतों में चुनाव कब हो रहे हैं? 1935 के अंतर्गत 1937। 1937 में पहली बार प्रांतों में चुनाव हुए द्विसत्तात्मक व्यवस्था और एक सत्तात्मक व्यवस्था, मतलब 11 प्रांतों में। जब 11 प्रांतों में चुनाव होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 11 प्रांत क्या है? चुनाव जो जीतेगा उसकी सत्ता। और इसमें स्वायत्ता मतलब भारतीयों का क्या होगा इसमें योगदान? पूर्णतः होगा। केंद्र की पावर थी, लेकिन केंद्र स्वाभाविक सी बात है कभी भी हो केंद्र बहुत शक्तिशाली होता है, और केंद्र की जो पावर होती है उससे आप कहीं नहीं रह सकते, क्योंकि केंद्र जिस हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है वो एक तरीके से आपात कंडीशन में, जैसे आज हमारे यहाँ होता है कि राज्य क्या है, राज्य भौगोलिक अभिव्यक्ति है, राज्यों का कोई कुछ महत्व नहीं जब तक केंद्र ना चाहे। केंद्र के हाथ में ही सब कुछ हो जाता है। अंततः प्रांतों में 6 प्रांतों में व्यवस्था थी, बाद में अधिकांशतः प्रांतों में हो गई। तो इसमें भी 2 सदन बनाए गए थे। द्विसत्तात्मक व्यवस्था का प्रांत। अब प्रांत में भी सेम नाम थे, एक था राज्य परिषद जो पहले से चली आ रही थी, हमने देखी थी कि एक राज्य परिषद जो कानून बनाती है राज्य के लिए, और दूसरी जो थी वो विधानसभा। आज भी हम नाम देखते हैं तो क्या मिलता है? विधानसभा। केंद्र में भी उस समय सेम नाम था, लेकिन राज्य विधानसभा इसको कहते थे, राज्य विधानसभा। इनमें सीटें भी हर स्टेट में अलग अलग थी, लेकिन टोटल सीटों के आधार पर देखा जाए तो जो राज्य परिषद थी उसमें कुल सदस्य थे 260। ये 1935 में प्रावधान किया गया था जब 6 में जहाँ द्विसत्तात्मक व्यवस्था थी वहां, बाद में और सदस्य जहाँ एक सत्तात्मक थे उसके सदस्य जोड़ दिए गए, तो वो सदस्य संख्या काफी बढ़ गई, 1505 के आसपास पहुंच गई थी। इसमें से 104 जो होते थे वो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से आते थे, बाकी 56 मनोनीत हो जाते थे। इस तरीके से 1/3 सदस्य जो थे वो प्रति एक देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते थे, ये सिस्टम चलता था। और इसमें जो सदस्य संख्या थी विधानसभा में, इसमें 375 सदस्य, 375। ये अलग अलग राज्यों से थे, बाद में हालांकि अलग अलग राज्यों में 1937 में जब चुनाव हुए तो बढ़ चुकी थी सदस्य। तो इसमें 250 ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से और 125 देसी रियासतों से आते थे अलग अलग राज्यों में, ऐसे 375 सदस्य होते थे। दूसरा, पूरे भारत में जो संघ सूची थी, केंद्र में जहां आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, तो पूरे भारत में विषयों की सूची ही बना, ठीक, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आज भी हमारे यहाँ पर ये है, ठीक, 59, 54 और 36 ये विषय, ठीक, केंद्र सूची में बांट दिया। अब इसी 59 विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, 54 विषय पर राज्य बनाएगा, और बाकी विषय पर सर्वसम्मति से दोनों समवर्ती सूची के आधार बना सकते हैं। बाद में बदलेगी ये व्यवस्था। इसके अलावा एक संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट है उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया 1935 में, ठीक। और 1935 में एक प्रावधान के अंतर्गत हुआ गया कि इसका मुख्य न्यायाधीश चुने गए, 1+7 की व्यवस्था करी गई थी, जो आज हम न्यायाधीश कहते हैं। उसमें मेरिस गोयल कर एक न्यायाधीश थे जो सबसे पहले न्यायाधीश बनाए गए थे, जो फेडरल कोर्ट के थे, और यही बाद में हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक। मेरिस गोयल, ठीक। मेरिस गोयल जो थे वो 1935 में हमारे यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। आजादी से पहले कभी पूछ रहे आपसे कि हमारे यहाँ के केंद्रीय जो सर्वोच्च न्यायालय, तो हमने 1950 के बाद नाम लिया, लेकिन जो केंद्रीय न्यायालय थे उसके कौन थे? मेरिस गोयल थे। इसके बाद जो आरबीआई है उसकी स्थापना करेंगे। इसके साथ ही साथ 1935 में जब आरबीआई की स्थापना हुई तो आरबीआई के रूप में भी व्यक्ति काम करने लगे।
इसके अलावा संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कह दीजिए या तो सेंट्रल पब्लिक कमीशन कह दीजिए, बाकी यूपीएससी हमने आजादी के बाद गठित किया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग हमने पहले गठित किया, ठीक। तो इसमें सर रॉस बाकर जो थे वो यूपीएससी के 1935 में एक तरीके से मान लिए गए। यूपीएससी जो पुरानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग था उसके स्वरूप में हमने स्वीकार लिया। इसके बाद भारत परिषद जो इंडियन काउंसिल आ रही थी इतने दिन से चली हुई, वो इंडियन काउंसिल अब हर जगह समाप्त हो। रेलवे प्राधिकरण की स्थापना करी, दलित और मजदूरों को स्पेशल राइट्स दे दिए गए उनके अधिकार के वोट डालने के, और बर्मा जो 23 में मिलाया गया था उसको अब अलग कर दिया गया। बर्मा हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग स्थिति में आ। 1935 में अब चुनाव हुए तो 1935 के चुनाव 1937 में जाकर हुए, ठीक। और 1937 के जो चुनाव थे इसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुए। 11 प्रांतों में से ये कहा जाता है कि 6 प्रांतों में सरकार बनी कांग्रेस, 3 प्रांतों में कांग्रेस प्लस अन्य दल जो शामिल हुए थे, मिलीजुली सरकार जिसको हम कह सकते हैं, और 2 जो थे बंगाल और पंजाब। यहाँ अन्य की सरकार बनी, निर्दलीय की सरकार बनी, ऐसे 6, 9 और 2 11 राज्यों में सरकार बनी। 6 में इस समय एक प्रावधान ये भी था कि अपने अपने सीएम हो, लेकिन उस समय सीएम नाम का कोई प्रयोग नहीं किया गया, उस समय प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया गया। तो अपने अपने क्षेत्र के प्रधानमंत्री बना दिए, काम वही सीएम का है लेकिन नाम प्रधानमंत्री बना। तो इसमें प्रशासन चलाने के लिए जो नियंत्रण परिषद बनाई गई थी उसमें सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों को शामिल किया गया। अब मद्रास राज्य में कुल 215 सीटें अकेले इस स्टेट में करी गई कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। तो सी राजगोपालाचारी यहाँ के प्रमुख बन चुनाव जीते, यहाँ कांग्रेस ने जीता। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा में बी.एन. दास, फिर हरे कृष्ण मेहताब का नाम आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एन.बी. खरे, फिर इनकी मृत्यु होने के बाद रविशंकर शुक्ल है। संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, बंबई प्रांत में एन.बी. खरे। ये कांग्रेस की सरकार 6 राज्यों में थी। 3 राज्य पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम और सिंध, ये 3 राज्यों में मिलीजुली सरकार बनी, जिसमें से डॉक्टर खान साहब, सादुल्ला खान जो बाद में गोपीनाथ बारदोली बने असम में, सिंध में अल्लाह बख्श बने, बाद में अलीका खां बने, और एक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। ऐसे ही पंजाब में एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में, और जो बंगाल में थी कृषक प्रजा पार्टी, वो थी फजलुल हक के नेतृत्व में। और ऐसे व्यवस्था कर 11 राज्यों में शासन व्यवस्था शुरू हुई। भारतीय बहुत खुश थे कि हमने 1937 में सरकार बना ली और कांग्रेस ने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। कांग्रेस की विजय जब प्राप्त हुई तो यहाँ प्रतीक चिन्ह भी पूछ लेता है कि कांग्रेस का झंडा में क्या था, प्रतीक किसकी उस पर रही। तो 2 जोड़ी बैल जो थे वो इस समय थे, और 2 जोड़ी बैल के आधार पर रहे। बाद में इसका चुनाव चिन्ह 1965 तक 69 तक वही रहा, बाद में बदल गया। कांग्रेस 2 भागों में बटी, 2 धड़ बदली। एक व्यक्ति थे के कामराज के नेतृत्व में जो चरखा और तिरंगा वाला देखेंगे वो प्रतीक चिन्ह माना गया। और एक बनी कांग्रेस आई जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी थी, तो आई के स्वरूप में बनी और उस स्वरूप में ये व्यवस्था चलती है। उन्होंने गाय और बछड़ा जो थे उस आधार पर ये माना कि ये शासन प्रणाली में हम इसको स्वीकार करें। अंततः 28 महीने इस सरकार ने, जो प्रांतीय सरकार थी, इसने शासन किया 11 राज्यों। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पेट दुखा मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग चुनाव में आ गया। मुस्लिम लीग की स्थिति बुरी हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि हम जीते। 1585 कुल सीट थी सभी राज्यों में मिला, और उस 1585 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 707 सीटें जीत चुकी अकेली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मात्र 109 सीट प्राप्त हुई, और मुस्लिम लीग को लग गया यार चुनाव तो हमारे पक्ष का हुआ ही। यूनियनिस्ट पार्टी 101 सीट और बाकी सीटें अन्य पार्टियों ने जीती, तो मुस्लिम लीग को लग गया कि ये चुनाव का बहिष्कार करना ज्यादा अच्छा है। शासन में तो वैसे भी नहीं है, विपक्ष हमारा कुछ है ही नहीं। तो अंततः विरोध कर दिया कि चुनाव गलत है और हम चुनाव से दूर रहना चाहते हैं।
28 महीने शासन किया और 22 अक्टूबर 1939 को इस पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि 8 राज्य में दिया था, बाकी राज्य में मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। बहुत मुश्किल तो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, कैसे बने, झाड़ू पोछा मंत्री, गृह मंत्री करें। लेकिन फिर भी अंततः इस्तीफा दिया और सरकार ने इसमें इस्तीफा दिया कि गांधी जी ने इस समय कहा था कि ना एक भाई ना एक पाई, और जब भाई भी नहीं पाई भी नहीं तो विश्व युद्ध में कोई शामिल नहीं होगा, और जब विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा तो फिर कांग्रेस ये चाहती थी कि हम विश्व युद्ध, भाई हमारी सरकार, हमने चुनाव लड़ा और हमसे बिना पूछे हमें चुनाव में शामिल कर दिया। मतलब वो वाली बात हो गई कि जिसकी शादी होनी है उससे नहीं पूछा, बाकी सबसे पूछ के काम कर लिया। तो जिसकी फिक्स हुई है वो तो भड़क जाएगा ना, देख के कहेगा कि हमारी क्या करनी, हमसे पूछ तो लेना था कि किससे करनी है, इच्छा हमारी नहीं और थी। तो अंततः जो स्थिति थी उसमें भारतीय मंत्री भड़क उठे और विद्रोह कर दिया एक तरीके से कि अब हम भारत को शामिल नहीं होने देंगे, अब एक काम करो कि हमको आजाद करो। 1929 में ही एक चीज और हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा वंदन करवाया और पूर्ण स्वराज्य की बात कर दी, और पूर्ण स्वराज्य को लेकर अब लोगों में एक नई मांग उठ गई और अंततः ये चाहते थे कि अब बस कांग्रेस आजाद करा जाए। गांधी जी भी एक तरफ अपने आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी ने भी यहाँ साथ नहीं दिया अंग्रेजों का, ये कहा कि नहीं अभी तो हमें लड़ाई लड़नी। मुस्लिम लीग ने इस अवसर का फायदा उठाया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कि निपटारा हुआ है, एक से मुक्ति मिली, ब्रिटिशर से मुक्ति नहीं, कांग्रेस से मुक्ति मिली। इस समय एक दूसरे के अगेंस्ट जाना शुरू किया। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चल ही रहा था। 1940 में एक 8 अगस्त के महीने में 8 अगस्त को एक अगस्त प्रस्ताव सरकार ने भेजा, जिसके बाद भारतीय मंत्री ये कहा कि भाई साहब आप शामिल हो जाए, हम आपको आज़ादी के बाद डोमिनियन स्टेट दे देंगे। इन्हें का नहीं होता है, छोटा बच्चा मुझे लॉलीपॉप भी चाहिए और कुछ खाया भी नहीं, या मुझे चॉकलेट चाहिए, भाई आप कुछ भी दिलवा दो। तो भारतीय मंत्री की स्थिति भी कुछ इसी तरीके की हो गई थी कि चाहिए तो आज़ादी, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। डोमिनियन तो आपने पहले ही करके रखा है, इतने दिन से हम परेशान हो रहे हैं, आपको मिला है कुछ नहीं। हालांकि ये विरोध चलते रहा और उपनिवेश को लेकर अंग्रेज चलते रहे, इधर भारतीय मंत्री आजादी को लेकर, दोनों के बीच में मतभेद चलता रहा लेकिन शामिल नहीं हुआ। इसी बीच विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत आंदोलन करने वाले ऐसे पहले व्यक्ति बन गए। 17 अक्टूबर 1940 को ही व्यक्तिगत आंदोलन शुरू कर दिया, सत्याग्रह। दूसरे जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करी और तीसरे व्यक्ति ब्रह्मदत्त व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत की। ऐसे कई व्यक्ति शामिल हुए। 1940 के बाद 1942 की कॉन्स्टिट्यूशन भेजा, इसमें कहा गया कि हाँ आप एक संविधान सभा गठित कर लेना, लेकिन रहेगा डोमिनियन स्टेट। फिर भारतीय बिछड़ नहीं, हमको चाहिए। इसी बीच 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया अगस्त में। 1945 में सरकार ने त्रस्त होकर इसको दबा तो दिया, लेकिन सरकार को लगा कि अब यहाँ पर शासन प्रशासन करना कहीं ना कहीं उदाई बनेगा। 4 जून 1945 को एक आखिरी प्रयास किया डोमिनियन बनाने का। अंततः इसमें कह दिया गया था कि बेबल प्लान भेजा गया। बेबल प्लान भारत आया, लॉर्ड बेबल की अध्यक्षता में इसने कार्य किया और इस कार्य में जो मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या है हिंदुओं के बराबर होगी, मतलब लॉलीपॉप पकड़ाने का प्रयास किया। फिर भारतीय नहीं माने, भारतीय ने कहा कि ठीक है, अब इन्होंने ये भी कह दिया कि हम आपको आजाद कर देंगे, बस आप डोमिनियन नहीं, आजाद तो करोगे लेकिन डोमिनियन नहीं चाहिए। अंततः आजादी की जैसी बात सुनी, जैसे गांव बसे नहीं पहले ही आ जाते लोग, वैसी स्थिति हो गई थी शिमला समझौता। शिमला समझौता इस गतिरोध को दूर करने के लिए हो गया कि अब 2 राष्ट्र बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे, हम भारतीय मंत्रियों की चीजों को ही दूर करेंगे। आपस में शिमला में 25 जून से 14 जुलाई 1946 तक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 1945 में, कि अब शिमला में सब सारे नेता इकट्ठे होते हैं। सारे जब इकट्ठे हुए तो जूते चप्पल चले गया, अंततः पूरा कोई बात नहीं बनी और पूरा भारतीयों का सत्यानाश करने की चीजें कर रहे थे। बाद में हुआ कैबिनेट मिशन। 1946 में यहाँ के शासक थे जॉर्ज 6 और 1952 तक जॉर्ज 6 ही शासक रहे थे। ठीक इसी समय प्रधानमंत्री थे एटली, जो 1945 से 51 तक रहे। मतलब आजादी के समय अगर आपसे पूछ ले कि कौन प्रधानमंत्री थे तो एटली थे। शायद ये भी क्वेश्चन आया होगा पेमेंट एटली वाला, कहीं मिलता है। और पार्टी जो थी वो लेबर पार्टी थी, मतलब आसान चीजें हो गई थी भारत की आजादी। अंततः कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों के उसमें भेजा गया, जिसमें स्टोफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर,
जिसमें जो नेवी मंत्री थे वो ये अलेक्जेंडर थे और भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस थे और स्टुअर्ट पिट्स व्यापार मंडल से आते थे। अंततः इन्होंने एक प्रावधान किया कि अब एक संविधान सभा का गठन हो सकता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से गठन होगा, 10 लाख की संख्या पर होगा। किसी भी देश में संविधान सभा का गठन उस देश के संविधान बनाने को लेकर होता है, ये विशेष प्रावधान किया गया। दूसरी कहा कि हम जो प्रत्येक प्रांत है उनकी संख्या के आधार पर जो सीटों का आवंटन करेंगे और 3 समुदाय के आधार पर उसका गठन होगा, सामान्य, मुस्लिम और सिख। इन 3 आधार पर बात करी गई और अंततः प्रांतों के लिए एक अलग संविधान का भी प्रावधान कर दिया गया, चाहे तो अपना अलग बना सकते। और ये भी कहा गया कि अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का गठन मतलब क्या है? अंतरिम सरकार का मतलब कांग्रेस ये मांग कर रही थी या सभी सरकारें मांग कर रही थी, भाई अब देश आप छोड़ के चले जाओ, एक दिन में छोड़ के चले जाओ, समझना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पूरा देश संभालना इस समय 2 देश बनने वाले हैं, भारत और पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, कोई ना कोई जिम्मेदारी तो सौंप कर जाएगी। तो इस जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक प्रयास किया सरकार ने, उसका नाम दिया गया अंतरिम सरकार, जिसके हाथ में देश सौंप कर जाता है। अंतरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार जो थी वो एक तरीके की वो सरकार थी जो हमारे चुनाव नहीं हुए थे लेकिन फिर भी सरकार बनाई जानी थी। वो बात है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 24 अगस्त 1946 को पहली बार अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। कब? 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त के बाद हुआ ये कि 2 सितंबर 1946 में सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया। 1946। और ये जो अंतरिम सरकार थी, इस अंतरिम सरकार में लॉर्ड बेबल इसके प्रमुख बनाए गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में थे। इस तरीके से इसमें सदस्य संख्या शुरुआत में 13 रखी, लेकिन दिक्कत ये हुई कि मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या कम थी। मुस्लिम लीग विरोध करने लगी कि हमको हमारी सीटों के आधार पर दिए जाए। अब सरकार के सामने समस्या है कि भाई शामिल करना जरूरी है। अंततः ये किया गया कि ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को सीटों की संख्या में सुधार कर देते हैं। ये 13 सदस्य जो थे, इसमें 3 सदस्य का नाम इनसे वापस ले लिया गया। सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और साफत अहमद खान। ये तीनों एस जो थे इनसे वापस ले लिया गया। सदस्य कांग्रेस के बचे 10। इसमें 5 सदस्य ये कह दिया गया कि मुस्लिम लीग के जोड़ दिए थे और 5 सदस्य लियाकत अली, आई चौधरी, अब्दुल रब बिस्तार, जोगिंद्रनाथ मंडल और गजनफर अली, ये 5 सदस्य इसमें जोड़ दिए गए। ऐसे 15 सदस्यों की एक पूरा अंतरिम सरकार बनी। ये अंतरिम सरकार जो है ये अपना कार्य कर रही थी। अंतरिम सरकार में अंतरिम मंत्रिमंडल जो था वो अलग अलग मंत्रियों को दे दिया गया और अलग अलग मंत्रियों के आधार पर जैसे अलग अलग विभाग बन दिए गए। जवाहरलाल नेहरू को एक तरीके से कार्यकारिणी परिषद में उपाध्यक्ष विदेश मंत्रालय, जो बलदेव सिंह है उनको रक्षा मंत्रालय, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय, कार्यक्रम मंत्रालय जो भाभा को दे दिया गया, खाद्य राजेंद्र प्रसाद को, रेल आसाफ अली को, वित्त आई चौधरी को और लियाकत अली को, श्रम जग जीवन राम को, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा। और फिर ये हुआ कि आने वाले समय में ये भी कहा गया था कि हम कहीं ना कहीं इसमें संशोधन करेंगे और संविधान सभा जो ये जो है अंतरिम सरकार, ये अंतरिम सरकार को हम आने वाले समय में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। अंतरिम सरकार चला गया, लेकिन अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 को एक बारी आई कि अब देश आजाद हुआ। इसमें जो मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल किए गए थे ये पाकिस्तान चले गए, कुछ सदस्य रह नहीं, तो पुनर्गठन की बात है किसके? अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार का पुनर्गठन कर दिया गया। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन में 15 अगस्त 1947 से 20 अगस्त 1948 तक अध्यक्ष का पद दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन को। इसी वजह से किसी किसी बुक में अध्यक्ष जब पूछता है अंतरिम सरकार के तो पहले बेबल थे, दूसरे व्यक्ति क्या बने? 46 से लेकर एक तरीके से 47 तक कौन थे? बेबल। 47 में कौन बने? माउंटबेटन, क्योंकि अंतिम वायसराय भारत के एक और स्वतंत्रता के बाद पहले वायसराय। 20 जनवरी 1948 को
वायसराय का पद दिया गया हमारे देश के व्यक्ति सी राजगोपालाचारी को, और वो प्रमुख बना दिए गए। सी राजगोपालाचारी को अध्यक्ष का पद, और इसके बाद फिर कई सारे पदों में परिवर्तन कर दिया गया और विभागों में परिवर्तन किया गया। जो सदस्य इससे हट चुके थे उनके अलग अलग विभाग थे, कुछ तो सेम रहे, 8 मंत्रालय वही के वही थे, 2 4 5 मंत्रालयों में बदलाव आया और अंततः एक जो अंतरिम सरकार थी ये चला। अंततः 1952 में फिर हमारे यहाँ सरकार जो चुनाव हुए और पहली बार हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार आई और चुनी हुई सरकार के आधार पर हमारा देश चला। दूसरा जो प्रावधान हुआ वो था संविधान सभा और हमारे देश का संविधान बनाने से लेकर अंतरिम सरकार अपना काम कर ही रही थी। जो देश में जो आवश्यक चीजें हैं वो बिना सरकार के राज्य कैसे बन सकता। आवश्यक काम होता है क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और स्वाधीन, ये चारों चीजें भारत को तब मिल चुकी। सरकार तो चाहिए देश चलाने के लिए। संविधान सभा के विचार जो थे वो अलग अलग व्यक्तियों ने पहले से ही दी। संविधान सभा होती क्यों है पहले ये जाना। किसी भी देश में स्वाधीन राष्ट्र में संविधान बनाने के लिए एक संस्था स्थापित की जाती है, उसको नाम दिया जाता है संविधान सभा। और वो संविधान सभा जो है उसकी कई विचारधारा जो थी वो दुनिया भर में सबसे पहले एक व्यक्ति ने दी थी, हेनरी मैन ने। हेनरी मैन एक ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए और उन्हीं के आधार पर अमेरिका में पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने वहां का संविधान बनाया और 89 में वहां का संविधान बनकर उभरा। संविधान सभा का जो दर्शन जो विचार मिलता है वो व्यक्तिगत रूप से किसी अगर स्वरूप में देखा जाए तो भारत में जो तिलक महोदय हैं उनके विचार में पहली बार देखने के लिए मिला। औपचारिक विचार एम.एन. राय के नेतृत्व में मिला और मूर्त रूप प्रदान किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1940 में इसकी मांग शुरू हुई कि हमारे देश में संविधान सभा हो। 1922 में गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग आधार पर किया और अंततः फैसपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने भी किया। लेकिन इससे पहले एक पार्टी बनती है स्वराज्य पार्टी, जिसने 1934 में ही इसका समर्थन किया था। तो व्यक्तिगत रूप से तिलक ने और पार्टी के रूप में स्वराज्य पार्टी ने पहले किया और बाद में कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक, तो कांग्रेस ने किसमें किया? फैसपुर अधिवेशन। अब इसमें ये कह दिया गया था कि गठन तो होगा लेकिन भैया सदस्य चुने जाएंगे, सदस्यों का चुनाव होगा, क्योंकि बिना चुने काम तो होगा। और 1946 में देश आजाद हुआ नहीं, तो चुनाव की बारी आई तो अब चुनाव कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी। और हम जो 1935 के चुनाव देखते हैं, 1946 में ये भी अंतिम चुनाव हुआ, 45-46 के चुनाव थे। तो अंततः यहाँ पर प्रांतों और सारी चीजों में चुनाव, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव है। इसके गठन में कह दिया गया था कि जो सीटें होंगी वो 213 सीटें देसी रियासत से आएंगी, पर जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है वहां से आ जाएंगी। 79 जो रियासतें हो मतलब ये सामान्य क्षेत्र से आएंगे। सामान्य क्षेत्र, सामान्य व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति, सामान्य की सीटें होंगी 213। 79 जो होंगी वो मुस्लिम सदस्यों के लिए होंगी, रिजर्व होंगी। तो उस पर कौन चुनाव लड़ेगा? और 4 सीटें पंजाब राज्य में विशेषतः सिखों को दे दी गई, सिख मांग कर रहे थे। ऐसे 3 निर्वाचन क्षेत्र रखे गए, 213, 79 और इसके अलावा जो सीटें हैं वो टोटल थी 389, मतलब सीटों का इतने ही सीटों के आधार पर देसी रियासतें इंक्लूड कर दी गई थी। तो कुल जो चुनाव होने थे वो 389 सीट पर होने थे। कुल सीट थी 389। ठीक, इसमें से 292 जो थी वो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र से आनी थी। ठीक, और 292 जो थी ये कहां से आनी थी? ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र टोटल में से। ठीक, 4 सीटें कमिश्नरी से आनी थी और 4 जगह पर कमिश्नरी थी, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर। ठीक, इसके अलावा जो 93 सीटें बची थी वो 93 सीटें देसी रियासतों को कही गई थी कि हम जो रियासतें हैं वहां से आएंगे। देसी रियासत ने कहा भाई साहब हमें इसमें शुरुआत में कहते नहीं आना, चुनाव भाग लेना, हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे। तो चुनाव जो हुआ वो मात्र
प्रत्यक्ष रूप से, ये तो अप्रत्यक्ष रूप से भेज देंगे, हमारी इच्छा से भेजेंगे। चुनाव किसमें होना है, तो राजा महाराजा की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। तो 296 पर चुनाव हुआ टोटल से। इस 296 में से अब जो 208 सीटें मिली वो कांग्रेस को मिल गई, मतलब संविधान सभा में वर्चस्व किसका हो गया, कांग्रेस। मुस्लिम लीग फिर आई। मुस्लिम लीग को उम्मीद थी वो काफी सीटें जीत जाएगी, 73 सीटें मुस्लिम लीग जीती। और मुस्लिम लीग जहां जहां जीती उनको विश्वास हो गया कि अब हम एक पाकिस्तान बना सकते हैं। 8 सीटें जो थी वो निर्दलीयों ने जीत दी, जो किसी दल से नहीं थे, वो शामिल हो। फिर बारी आई 4 सीटें जो कि पहले से ही चीफ कमिश्नर की थी, और 3 सीटें अन्य व्यक्तियों ने जीती। इस तरीके से ये 296 सीटें जो थी वो। अब इस आधार पर हुआ क्या कि संविधान निर्माण की जो बात चल रही थी, बाद में कुछ रियासतें भी शामिल हो गई, और इसमें हैदराबाद रियासत ऐसी थी जो संविधान निर्माण में एकमात्र ऐसी रियासत हो गई जिसने कुछ भी अपना भाग ही नहीं किया। बाद में देसी रियासत भी कुछ साथ आ गई। इसमें अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग व्यक्ति रहे। फ्रैंक एंथोनी जो रहे वो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति रहे। इसके अलावा पीएच मोदी जो थे वो पारसी समुदाय से रहे, और तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण, इन दोनों व्यक्तियों ने पूरी संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दी, कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर होने पर मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें शामिल नहीं होना। अब ये जो स्थिति, मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि भाई अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इसमें आ सकते थे। अंततः मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, और मुस्लिम लीग अब समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग को भी अब हमारे हिंदुस्तान में कोई वक्त नहीं है, अंततः हमें स्वरूप डालना पड़ेगा। जो संविधान का निर्माण था वो इन्हीं का काम था, और संविधान के निर्माण के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को चुना गया। संविधान सभा में जो लोग शामिल हुए थे वो अलग अलग जगह के थे। 292 सदस्य भी आए थे, तो मध्य प्रदेश से भी चुनाव लड़े। अलग अलग स्टेट की सीटें भी थी उसमें रिजर्व। तो जो रियासतें थी उनमें कुछ रहे, तो अलग अलग स्टेट से जो 292 सीटें थी उसमें से सबसे ज्यादा सीटें आती थी संयुक्त प्रांत में 55 सीटें, ठीक। फिर आती थी मद्रास में 49 सीटें। मध्य प्रांत और सीपी बराबर मिला दी जाए तो 17 सीटें, मतलब मध्य प्रदेश की कभी सीटें पूछे तो कितनी थी, 17 सीटें ऐसी थी जो उस समय समय थी, ठीक। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में अलग अलग बांट दी गई, और जो 70 सीटें थी 29 देसी रियासतों के लोगों ने जो भेजा था, तो उसमें इंदौर रियासत से एक सदस्य, मतलब मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल रियासत के एक सदस्य, ग्वालियर के 4 सदस्य, इसके अलावा रीवा के 2 सदस्य, और मध्य प्रांत और बुंदेलखंड वाले जो हिस्सा था मालवा वाले हिस्से में, उससे 3 सदस्य भेजे गए। और इसमें भी अगर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग व्यक्तियों को भेजा गया, जिनके नाम अलग अलग मिलते हैं, ठीक। अब इसमें जो संविधान के निर्माण का जो मूल काम था वो संविधान सभा का काम था, संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण में हुआ ये कि जो लोग जीत कर आए थे उनकी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये पहली जो बैठक हुई वो दिल्ली में स्थित जो काउंसिल ऑफ चैम्बर्स पुस्तकालय है वहां पर पहली बार बैठक हुई, और इसी बैठक में स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर शुरुआत कर दी गई, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको चुन लिया गया। बाद में 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 स्थायी अध्यक्ष की बारी। स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, और उपाध्यक्ष जो थे एच.सी. मुखर्जी जो थे उनको चुना गया। हालांकि बाद में जब एस.सी. मुखर्जी के बाद जो बने थे वो टी.टी. कृष्णामाचारी बने। अगर पहले पूछे तो मुखर्जी, और मुखर्जी का नाम ना हो तो कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए। संविधान सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना गया,
और BN राव जो थे वो इंडियन सिविल सर्विसेज के व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के अधीन कार्य करते थे। और अंग्रेजों के अधीन ये UN में अगर देखा जाए तो भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजों की पैनल है उसमें शामिल हुए। तो इनकी कई सारी उपलब्धि रही। जो व्यक्ति थे उनको अच्छा खासा अनुभव था, इस वजह से इनको सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। अंततः 13 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव जो थे पारित किए। और उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत ये था कि हम हमारे संविधान के लिए शामिल हुए। क्यों शामिल हुए, किस तरीके से चीजें होंगी, क्या क्या होंगी, ये उद्देश्य। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए गए 13 दिसंबर को, ये 22 दिसंबर 1946 1946 को अंगीकृत कर लिए गए और ये कह दिया गया कि हाँ हम इनको मंजूरी प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है संविधान बनाने का, इस बात को स्वीकार कर लिया गया। और 22 जनवरी 1947 को 1947 को यही प्रस्तावना के रूप में एक तरीके से जाना गया। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर हमने हमारे संविधान में प्रस्तावना क्या होगी, हम भारत के लोग से लेकर स्वीकार करने तक सारी चीज, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी कम्युनिस्ट के लोग तत्वों के डर बनाने के लिए ऐसी सारी चीजें इसमें शामिल है। ठीक, अंततः एक प्रस्ताव। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें भी एक बार पुनर्गठन किया। शुरुआत में कितने सदस्य थे, 296, क्या है। अब 3 जून 1947 शुरुआत में 9 दिसंबर की बात करी जाए तो 296 सदस्य जो थे, 389 वाली स्थिति थी शुरुआत। 389 में से 296 सदस्यों ने तो हिस्सा लिया। तो शुरुआत में इसकी सदस्य संख्या मानी जाती है 389 जो रियासत सहित। ठीक, बाद में क्या हुआ, 3 जून 1947 को एक बार इसकी सदस्य संख्या में पुनर्गठन किया और इसकी सदस्य संख्या 324 कर दी गई, थोड़ी सी घटा दी गई 389 से 324, जिसमें 324 जो थे वो सदस्यों में से सीटों को लेकर बंटवारा हुआ 235 और 89। ठीक, 235 राज्यों से, मतलब बाकी सबसे, और जो देसी रियासत है उससे 89 सीट होती। लेकिन इसके बाद एक बार फिर आजादी के बाद 1947 के बाद इसका फिर पुनर्गठन, इस समय पुनर्गठन नहीं, सीटों में बढ़ोतरी अधिकतरी हुई। पुनर्गठन 1947 में हुआ और 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन मतलब मुस्लिम लीग के जो सदस्य देश छोड़कर चले गए थे वो सदस्य इसमें शामिल किए गए और अंततः इसमें जो 299 सीटें थी वो हो गई। तो सीटें अब कितनी हो गई, 290, कितनी थी 389, फिर भी 324 और फिर भी 299 में से भी जो ये कहा गया था कि 299 और 229 जो होंगी 229 राज्यों से आएंगी और 70 देसी रियासतों से आएंगी। ये कंडीशन बार हुआ है। इसके अलावा जो सारी चीजें बांटी गई वो समिति के आधार पर बांटी गई। समिति जो थी, जितने भी सदस्य चुनकर आए थे उनको 1-2 भागों में बांटा गया, एक प्रक्रिया संबंधी समिति और एक नियम समिति, जिसका काम ये था कि हम प्रक्रिया किस तरीके से चलाएंगे, किस तरीके से नहीं चलाएंगे। अलग अलग समितियों में अलग अलग लोगों को अलग अलग समिति के अध्यक्ष बनाएंगे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा जो प्रांतीय संविधान वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति जो शुरुआत में देखें तो अगर जो भीमराव अम्बेडकर, झंडा समिति, इसमें अगर हम देखें तो जेबी कृपलानी अस्थायी, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी, ऐसे कई सारी कमेटियों का गठन किया। अंततः ये कमेटियों में हुआ ये कि कमेटियों ने कार्य करना शुरू किया और कार्य करने को लेकर BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। 1947 में इन्होंने संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया
लेकिन जब तक अंबेडकर महोदय के अंतर्गत जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो उसको मंजूरी नहीं देगी, वो ड्राफ्ट माना नहीं जाएगा। अंततः संविधान सभा में 11 सत्र हुए थे। हालांकि संविधान पर 3 वाचन हुए, संविधान को 3 बार पढ़ा गया, लेकिन बैठकें 11 हुई। 1946, 1947, 1947 में 4, फिर 1948 में 1, 1949 में फिर 5, इस तरीके से कोई टोटल 11 बैठक। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को पहला प्रारूप पेश किया, जिसमें 8 अनुसूची सहित 315 आर्टिकल थे, उस आधार पर संविधान दिया। लेकिन इसमें कुछ कमी थी, ये रिकमेंड वापस कर दीजिए। और ये कहा गया संविधान सभा ने कि अब इसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा ने संविधान का द्वितीय प्रारूप प्रस्तुत किया गया, और इसमें हमारी जो प्रारूप समिति थी, उसके जितने भी 7-8 सदस्य थे, 7 सदस्य, उन्होंने इसकी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। अंततः संविधान पर जब जो 26 अक्टूबर 1948 को द्वितीय वाचन दिया गया, उस पर चर्चा हुई, और उस चर्चा हुई तो उसमें 3 वाचन क्या है। 3 वाचन का मतलब क्या है ये समझिए। वाचन का मतलब 3 बार उसको पढ़ा गया। पहला 5 ही दिन पढ़ा गया, मतलब 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। इसमें जितने भी सदस्य शामिल हुए, उन सभी सदस्यों को दे दिया गया कि आप इसको क्या करिए, इसको एक ब्रीफ पढ़ लीजिए। देन इसमें जो आपको लगे फिर अगले उसमें हम सुधार करने की चीजें करेंगे, और सामान्य नियम के आधार पर हर व्यक्ति की पूर्णतः विरोध नहीं होगा, और अंततः हम सर्वसम्मति से कोई कानून पारित करेंगे। और हुआ भी सर्वसम्मति से इसको पारित किया। दूसरा हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक, 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये जो वाचन था, इसमें बहुत सारी मांगों को पारित किया गया। ये सबसे लंबा वाचन चला, मतलब एक आर्टिकल पर सर्वसम्मति जब तक नहीं बनी तब तक हमारे देश में आगे बढ़ा। बहुमत के आधार पर चीजें नहीं चली, सर्वसम्मति, क्योंकि सर्वसम्मति होगी। भाई एक बार ये पूछा गया क्या समस्या है बताओ, उसमें सुधार कर दें। फिर सर्वसम्मति के आधार पर उस चीज को एक्सेप्ट किया गया, और लास्ट में तीसरा वाचन जो किया गया 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन इसी तारीख को 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को सीखा। लेकिन अब कुछ यादगार लम्हे बनाने थे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा रुक गए, और 26 नवंबर 1950 को हमने 15 आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए। लेकिन तब तक भी हमारा पथ प्रदर्शक था 1935 के अधिनियम विधायक। तो हमारा संविधान 1949 में बना, हमने 15 आर्टिकल उस दिन लागू करे, उस दिन से हमने 1935 के नियम को खारिज कर दिया। और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे देश का संविधान लागू कर दिया। ठीक, जब हमारे देश का संविधान बना तो इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन और 64 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अलावा जब बनकर तैयार हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग रहे। और अंततः संविधान सभा की अंतिम बैठक हमने 24 जनवरी 1950 को करी, और हमने ये कह दिया कि अब स्थान किस कौन ले लेगी, हमारी अंतरिम संसद, संसद नहीं अंतरिम संसद। और अंतरिम संसद तब तक चलती रही जब तक कि चुनाव होकर प्रॉपर तरीके से नहीं आ गए। और अंततः एक सरकार जो थी 1952 तक अंतरिम सरकार चली, अंतरिम संसद चली, और 1952 में जाकर हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए। चुनी हुई संसद फिर सदस्य आए और चुनकर सदस्य बने। संविधान की बात करें तो हमारे देश में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को भी अपना लिया गया था। बाकी जो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य पूर्ण हो चुका था, तो उसकी जगह संसद ने ले ली थी। 24 जनवरी को जनगणमन और जो वंदे मातरम है उसको हमने स्वीकारा, और अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकारा। अंततः जब हमारा संविधान बना तो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में था, जिसको हिंदी में लिपिबद्ध किया था प्रेम बिहारी जो रायजादा करके नारायण रायजादा थे, उन्होंने
और हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर रघुवीर। शुरुआत में जो हिंदी में इसको कन्वर्ट किया गया था या लिखा गया था, ये देहरादून में था, बाद में दिल्ली लाया गया। दिल्ली में इसको राजधानी परिवर्तन के समय वहाँ की संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया और आज विलियम गैस में इसको रखा गया है, जो हमारे देश का संविधान। अब इसमें जो हमें आगे पढ़ना है वो देश का संविधान किस तरीके से है, जो भाग है वो क्या है, शासन प्रणाली क्या है, किस तरीके से है, और 22 भाग में क्या क्या प्रावधान है, इसमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारे। ठीक, क्लियर।